Hello student, welcome to you in our YouTube channel और in our class। जैसा कि आप जानते हो हम मेडिकल सर्जिकल के बारे में बात करते हैं और उसमें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो हम लास्ट चीज स्टडी कर रहे हैं, जो लास्ट क्लास हमारी थी वो थी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के ऊपर थी, हार्ट अटैक के ऊपर थी या एमआई के ऊपर थी। तो जो लास्ट क्लास हम कर रहे थे उसके अंदर हमने डेफिनेशन, उसकी लोकेशन, उसके जो कॉजेज, उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हमने पढ़ ली थी। उसके साइन सिम्टम क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। और आज की जो क्लास है वो सेम टॉपिक पे रहेगी। आज की जो क्लास है उसमें हम जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था इस डिजीज का, जैसे डायग्नोसिस रह गए हैं, इसका जो ट्रीटमेंट है वो रह गया है, इसके जो नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह है वो रह गए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कल वाली क्लास को आगे। कल वाली क्लास में हमने बात की थी जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है वो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या पढ़ा था हमने कि जब मायोकार्डियम लेयर को, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को जब प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे सेल और टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो काम करना बंद हो जाता है और पेशेंट को एमआई या जो हार्ट अटैक की कंडीशन है वो अक्कर हो जाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके डायग्नोसिस की। अगर पेशेंट्स को एमआई हो रहा है तो हम क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस के अंदर हम बात करें तो हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हिस्ट्री के अंदर हम क्या उससे पुटअप करते हैं कि पहले इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है फैमिली मेम्बर में, या जो हमने साइन पढ़े हैं या जो हमने सिम्टम जो पीछे पढ़े हैं उनसे रिलेटेड हम पेशेंट से हम बात करेंगे कि कहीं उन सिम्टम से रिलेटेड तो पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं हो रही। उसके बाद हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जो साइन सिम्टम में हमने पढ़ा है वो सिम्टम और साइन हम चेक करेंगे कि पेशेंट के अंदर वो तो अक्कर नहीं हो रहे। उसके बाद हम लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जैसे फर्स्ट होना है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, जैसे आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है, पी क्यू आर रेस्ट्रिक्टिंग वेव होती है, पी क्यू आर एस टी, इस तरह से नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे पी क्यू आर एस टी ये वेव होती है चार, तो ये वेव होती है। तो जब ईसीजी आप करवाते हो तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्ट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एसटी सेगमेंट होता है, जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट मिलेगा, वो हमें इस तरह से बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर जो हमें मिलेगा, एक तो है एसटी है जो सेगमेंट है वो एलिवेट में मिलेगा, या उसका जो इंटरवल है वो हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरा जो ईसीजी के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जो टी वेव है वो इन्वर्ज हो जाएगी। टी वेव इन्वर्ज होने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर टी वेव इस तरह से अकर होती है, वो इस तरह से अकर ना होकर वो इस तरह से अकर हो जाएगी, मतलब जो एक्सिस है ग्राफ का उसके डाउन में चली जाती है। तो अगर इस तरह से ये दोनों सिम्टम अकर हो रही है ईसीजी के अंदर तो इसका मतलब पेशेंट को ये वाली कंडीशन है वो अकर हो सकती है। नेक्स्ट वन हम बात करें ब्लड इन्वेस्टिगेशन की कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले हम सीबी से करवाते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल ब्लड के जो करैक्टरिस्टिक है उनको चेकअप करने के लिए हम नॉर्मल पेशेंट का जो कंप्लीट ब्लड काउंट है वो हम चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल क्रिएटिनिन काइनेज। कार्डियक साइन होते हैं जो कि हम पेशेंट के लिए ऑब्टेन करते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे भी असेसमेंट में बताया था कि जो कार्डियक की जब प्रॉब्लम होती है या कार्डियक की मसल्स की प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में कुछ काइनेज, क्रिएटिनिन काइनेज है वो अक्कर होती हैं। ठीक है। तो हमने वहाँ पे बात की थी सी के एम बी, सी के एम एम, और एक हमने बात की थी सी के, और हमने वहाँ पे एक बात की थी सी के बीबी, सी के बीबी। हमने पढ़ा था कि जो सी के एम बी है
वो कार्डियक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जब कार्डियक को प्रॉब्लम होती है तो ये हमें एंजाइम वहाँ पे देखने को मिलता है। CKMM ये हमने पढ़ा था मसल कि जब बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो हमें ये वाला एंजाइम देखने को मिलता है। और फिर हमने पढ़ा था CKBB जो कि ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने ये पीछे असेसमेंट में पढ़ा है। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ये वाली चीज है वो स्टडी करेंगे। जब ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो हम CKMB के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम सिंपल हम CK की बात करें कि जो टोटल क्रिएटिनिन काइनेज है उसका हम असेसमेंट करवाएंगे कि वो ब्लड के अंदर कितना है। तो जो क्रिएटिनिन काइनेज है उसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 26 to 174 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है ब्लड के अंदर। अगर ये लेवल है वो एलिवेटेड है, मतलब ये इस लेवल से ये बढ़ा हुआ मिलेगा तो वो क्या होगा, इंडिकेट करेगा कि जो CK एंजाइम है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ब्लड के अंदर वो आया हुआ है। इट मींस पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम हो गई है। जो कि क्या होता है, कार्डियक को प्रॉब्लम होने से मतलब कार्डियक के अंदर डिफिकल्टी डिफॉर्मिटी आने के 2 घंटे बाद है वो ब्लड के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है और 3 घंटे के अंदर अंदर वो पीक लेवल पे चला जाता है, मतलब मैक्सिमम लेवल पे चला जाता है और विद इन 12 आवर्स वो सबसाइड हो जाता है। तो ये हमने बात की CK की। उसके बाद नेक्स्ट जो हम टेस्ट करवाएंगे वो है CKMB का। CK जो MB एंजाइम है उसका हम टेस्ट करवाएंगे CKMB आइसो एंजाइम। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड में इसका जो लेवल होता है वो 0 से 5% होता है, या हम बात करें कि 0 से 9 इंटरनेशनल यूनिट, 0 से 9 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। लेकिन अगर पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो लेवल है वो मोर देन 5 हो जाएगा। CKMB का लेवल है ब्लड में मोर देन 5 हो जाएगा या मोर देन 9 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मायोकार्डियल इंफार्क्ट को इंडिकेट करेगा। अब जो CKMB है उसका जो ब्लड के अंदर जो सिक्रेशन है वो 6 आवर, मतलब हार्ट को चोट लगने के बाद हार्ट के अंदर इसके साइन सिम्टम अकर होने के 6 घंटे बाद है वो ब्लड के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो पीक लेवल है 8 आवर्स पे वो पीक लेवल पे चला जाएगा। सॉरी, जो पीक लेवल है उसका वो 18 to 24 आवर्स पे वो पीक लेवल पे मिलेगा और 5 से 7 दिन के अंदर वो क्या है वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप 6 घंटे बाद अगर CKMB का लेवल चेक करते हो तो हमें उसकी अमाउंट है वो मोर देन 5 मिलेगी, थोड़ी सी एलिवेटेड मिलेगी बस। लेकिन अगर वहीं आप उसको 18 to 24 आवर्स बाद चेकअप करोगे तो आपको इसकी जो लेवल है वो बहुत ज्यादा पीक मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें मायोग्लोबिन की। तो जो मायोग्लोबिन होता है उसका जो नॉर्मल लेवल होता है ब्लड के अंदर वो 85 mg पर ml होता है। लेकिन अगर कार्डियक इंजरी हुई है तो ये लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर बात करें तो इसका जो सिक्रेशन है वो हार्ट को इंजरी होने के 2 घंटे बाद सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, 6 घंटे पर वो पीक लेवल पे पहुंच जाता है और 6 आवर्स पे वो क्या होता है पीक लेवल पे होता है और 7 से 8 दिन के बाद वो वापस सबसाइड हो जाता है, मतलब वो रिड्यूस हो जाता है ब्लड से अगर कंडीशन ठीक हो गई है तो। नेक्स्ट हम बात करें LDH की, लैक्टेज डिहाइड्रोनेज। लैक्टेज डिहाइड्रोनेज एक तरह का एंजाइम है लैक्टेज डिहाइड्रोनेज, जो कि ब्लड के अंदर इसका नॉर्मल लेवल होता है 142 to 80 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। लेकिन अगर हार्ट को ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इससे हमें ये हमने बात कर रहे हैं नॉर्मल लेवल की, नॉर्मल लेवल की हम बात कर रहे हैं। अगर ये इससे ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगा, जो प्रॉब्लम है उसको इंडिकेट करेगा। तो इसका जो सिक्रेशन होता है ब्लड के अंदर, मतलब जो LDH है वो 2 से 4 घंटे बाद हार्ट को चोट पहुंचने के 2 से 4 घंटे बाद है वो सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। 8 आवर्स पे वो पीक लेवल पे होता है, हाईएस्ट पे होता है और 7 से 10 दिन बाद वो वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और सबसाइड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन लेवल की बात करें तो जो ट्रोपोनिन है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रोपोनिन T और एक होता है ट्रोपोनिन I। तो जो ट्रोपोनिन T और I है इनका लेवल ब्लड के अंदर अलग अलग होते हैं। जो ट्रोपोनिन T है उसका लेवल होता है 0.02 mg पर ml और जो
ट्रोपोनिन आई है उसका लेवल होता है 0.06 mg पर लीटर। अगर इससे एलिवेटेड मिलेगा तो वो इसको इंडिकेट करेगा। इसका जो सिक्रेशन है, ट्रोपोनिन का जो सिक्रेशन है वो 3 आवर्स के बाद स्टार्ट होता है, 8 आवर्स पे वो पीक लेवल पे होता है और 7 to 10 डे वो क्या होता है सब साइड होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अलावा जो नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वो रहेगा लिपिड का। जो लिपिड टेस्ट है वो हम करवाएंगे कि ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि 200 mg पर dl तक नॉर्मल हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो 200 mg पर dl से अगर एलिवेटेड होगा तो इसका मतलब पेशेंट को MI की कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। एंजियोग्राफी, नेक्स्ट हम पेशेंट की एंजियोग्राफी करा के देखेंगे। एंजियोग्राफी में आर्टरियोग्राफी करवाएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज है या उसकी वाल की थिकनेस हो गई है। फिर उसके बाद कंफर्म टेस्ट के लिए MRI और CT स्कैन हम करवा सकते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि हमें कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस बताया करो, तो जिस डिजीज के कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस होते हैं वो बता दिए जाते हैं, अदरवाइज जो कॉमन साइंस जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो ही रहते हैं। तो इसके कुछ स्पेशल डायग्नोसिस थे जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। अब डायग्नोस के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके जो मैनेजमेंट है वो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट या हार्ट अटैक होता है उस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो हमने पहले बात की थी पेशेंट को एक सीवियर टाइप का पेन होता है, तो सबसे पहले हम जो पेन होता है उसका मैनेजमेंट करेंगे। और पेन को मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को एनाल्जेसिक करते हैं। ओपियोइड, जो ओपियोइड ड्रग्स होती है जिसको हम अफीम बोलते हैं, ठीक है, तो पेशेंट को एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे जैसे कि मॉर्फिन हो गया जो कि पेन को रिलीफ करवाएगा। जो मॉर्फिन है वो क्या करता है, पेन को रिलीफ करवाता है और ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है मायोकार्डियम के अंदर उसको डिक्रीज कर देता है। तो अगर सिम्टम आते हैं मायोकार्डियम के हार्ट अटैक के तो हम इमीडिएटली पेशेंट को क्या है जो ओपियोइड ड्रग होती है एनाल्जेसिक मॉर्फिन वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाए और जो पेशेंट को पेन हो रहा है वो कम हो जाए। नेक्स्ट हम बात करें कि नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करें, जैसे हमने पढ़ा था ECG के अंदर कि पेशेंट का जो ECG था उसके अंदर ST सेगमेंट है वो एलिवेटेड हो रहा था और दूसरे में हमने पढ़ा था कि T वेव इन्वर्ज हो रही थी। तो जब ST सेगमेंट एलिवेटेड होता है तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और जब T वेव इन्वर्ज होती है या नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड मतलब ST सेगमेंट है वो एलिवेटेड नहीं होता तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये ट्रिक बनाई है मैंने जिसका नाम है सोनम, मतलब SONAM सोनम। जब ST सेगमेंट एलिवेटेड हो जाता है उस कंडीशन में हम ये सोनम वाली ड्रग्स देते हैं। सोनम का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वन है स्ट्रेप्टोकाइनेज, S फॉर स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि विद इन 90 मिनट हम पेशेंट को दे देते हैं जो कि थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होती है, हेलो थ्रोम्बस उसको तोड़ देती है। उसके बाद है O फॉर होता है ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी है वो प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी उसके। नेक्स्ट वन है नाइट्रोजन, जो NPG होती है नाइट्रोग्लाइसरीन जो ड्रग्स होती है वो हम पेशेंट को देंगे, सबलिंगुअली ड्रग्स देते हैं जो कि वर्कलोड को कम करती है। नेक्स्ट वन है एस्प्रिन, पेशेंट को हम एस्प्रिन देंगे, A फॉर एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या करती है, एक एंटीकोएगुलेंट होती है जो थ्रोम्बस को तोड़ती है। उसके बाद मॉर्फिन, M फॉर मॉर्फिन, हालांकि जो ये मॉर्फिन है वो हम पहले प्रिस्क्राइब करेंगे, जो मॉर्फिन है वो सबसे पहले देंगे, लेकिन जो ड्रग बन रही थी उस हिसाब से बन रही थी तो M फॉर होता है मॉर्फिन जो कि हम पेशेंट को जो पेन है उसको ठीक करने के लिए हम देंगे। अब वहीं हम बात करें नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड हो तो हम क्या देंगे, वहां हम मोना MONA मोना नाम से मैंने एक टर्म बनाई है वो उसको हम फॉलो करेंगे। M फॉर होता है मॉर्फिन, पेशेंट को मॉर्फिन देंगे। O फॉर होता है ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। N फॉर NTG जो नाइट्रोग्लाइसरीन जो ड्रग्स है वो हम देंगे। और A फॉर होता है एस्प्रिन, मतलब पेशेंट को हम एस्प्रिन देंगे अगर नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड है तो। नेक्स्ट हम बात करें कॉमन की कि इसके अलावा और हम क्या क्या पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो है एंटीलिपिडेमिक। जो एंटीलिपिडेमिक ड्रग्स होती है जैसे एटोरवेस्टिन जो ड्रग होती है, एटोरवेस्टिन ड्रग है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं जो कि लिपिड्स को कोगुलेट नहीं होने देगी।
नेक्स्ट हम बात करें बीटा ब्लॉकर। पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, जैसे एटेनोलोल हो गया, प्रोपेनालोल हो गया, तो ये ड्रग्स हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे क्या है पेशेंट का जो हार्ट का वर्कलोड है वो कम होगा। एसईई इनहिबिटर, पेशेंट को हम एसईई इनहिबिटर दे सकते हैं जो कि वर्कलोड कम करती है हार्ट का। एसईई इनहिबिटर का जो ड्रग्स है उसके अंदर क्या है कैप्टोप्रिल और एनाप्रिल ड्रग्स है वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें हेपरिन, पेशेंट को हेपरिन दे सकते हैं। एलएमडब्ल्यूएच लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो ड्रग्स है वो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट में है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे नेफेडिपिन हो गया, तो नेफेडिपिन ड्रग्स है वो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है। तो जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर है, छोटे छोटे जो इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं ओपीडी के पेशेंट के लिए हम करते हैं, वो हम बात करें पहले। तो 4 मेन जो प्रोसीजर है वो हम करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन के अंदर पेशेंट्स को विद इन्वेजिव प्रोसीजर हम उसको जो थ्रोम्बस वहाँ पे बन गया है, जो प्लग वहाँ पे बन गया उसको तोड़ने के लिए। तो फर्स्ट वन है परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी आर्टरी, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं PTCA। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट्स को जो कोरोनरी आर्टरी है या जिस लोकेशन पे ऑब्स्ट्रक्शन या जो थ्रोम्बस बन गया है वहां पर क्या करते हैं एक कैथेटर को इंड्यूस करवाते हैं। जो कैथेटर इंड्यूस करवाते हैं वो हम या तो फीमर वेन के थ्रू या हम उसको फीमर्स के थ्रू या हम उसको जो ब्रेकियल जो वेन होती है आर्टरी जो होती है उसके थ्रू हम क्या है उसको कोरोनरी आर्टरी के अंदर इंड्यूस करवाते हैं। और वहां पर जाकर उस कैथेटर के आगे क्या होता है एक बैलून लगा होता है, मान लो एक तरह का कैथेटर होता है जिसकी क्या होता है बैलून लगा होता है, और उस बैलून को जब फ्यूमोरल या ब्रोंकियल के थ्रू हम कोरोनरी आर्टरी में इंड्यूस करते हैं और इंड्यूस करवा के जैसे मान लो यहाँ पर हमने इंड्यूस कर दी है ये कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पर ये ब्लॉकेज है, तो हम इसको यहाँ पर इंड्यूस करवाने के बाद क्या करते हैं कि जो इसके ऊपर ये बैलून लगा हुआ है इसको इन्फ्लांट करते हैं, इसको बार बार इन्फ्लांट करते हैं, डीफ्लांट करते हैं, इन्फ्लांट करते हैं, डीफ्लांट करते हैं। जब इन्फ्लांट और डीफ्लांट करते हैं तो स्ट्रेचिंग से क्या होता है जो एलिवेटेड मसल्स है जो लेयर के ऊपर जो डिपॉजिट हो गया है या जो स्ट्रक्चर अब नॉर्मल हो गया है वो रिस्ट्रक्चर हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग से जो स्ट्रक्चर है वो स्टेनोसिस हो गया है वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है, अगर वहाँ पे लिपिड या फेट है वो टूट के वो आगे चला जाता है। तो फर्स्ट वन जो पीटीसी है उसके अंदर हम कैथेटर यूज करते हैं जिसके आगे बैलून लगा होता है, बैलून को फीमर या ब्रोकियल के थ्रू हम बॉडी में कोरोनरी के अंदर इंड्यूस करते हैं और वहां पर जाकर उस बैलून को हम इन्फ्लांट और डीफ्लांट करते हैं। ये सारा प्रोसीजर है वो एक्सरे स्क्रीनिंग के ऊपर किया जाता है, विद एक्सरे स्क्रीनिंग ये प्रोसीजर है वो किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्लूकोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें डायरेक्शनल कोरोनरी एरेथ्रेक्टमी। जो डायरेक्शनल कोरोनरी एरेथ्रेक्टमी है इसके अंदर क्या होता है इसको डीसीए बोलते हैं, डायरेक्शनल कोरोनरी एरेथ्रेक्टमी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये बैलून वाला कैथेटर हमने यूज किया था इसमें क्या होता है सेम हम कैथेटर यूज करते हैं, लेकिन इस कैथेटर के आगे क्या होता है ब्लेड्स लगे होते हैं, इस कैथेटर के आगे ब्लेड्स लगे होते हैं। जैसे ही इस कैथेटर को इंड्यूस किया था वैसे ही इस कैथेटर को उस कोरोनरी आर्टरी पे ले जाया जाता है, उस लोकेशन पे ले जाया जाता है और ले जाकर वहां पर जो डिपॉजिट वहां पे हुआ पड़ा है या जो स्टेनोसिस वहां पे हुआ पड़ा है वहां पर ले जाने के बाद उसको ऑन कर दिया जाता है। तो ये ब्लेड जैसे एक मशीन काटती है वैसे उस डिपॉजिट पार्ट को वो लिक्विफाई कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, तोड़ देता है, जिससे जो ब्लॉकेज होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इंट्रा कोरोनरी शंट। इंट्रा कोरोनरी शंट का मतलब होता है कि इसके अंदर भी हम एक तरह का कैथेटर यूज करते हैं जिसके अंदर शंट होता है। एक बैलून वाला कैथेटर हम यूज करते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि कैथेटर को शंट को एक कैथेटर है जिसके ऊपर बैलून लगा होता है उसके अंदर हम एक शंट लेके जाते हैं,
बॉडी के अंदर शंट को इंड्यूस करवाया जाता है और ये शंट है जहां पर लोग जो स्टेनोसिस हो रहा था, जो वाल थिकनेस हो रही थी वहां पर ही छोड़ दिया जाता है, जिससे उसका जो साइज है वो मेंटेन रहता है। जैसे ही इसके ऊपर कैथेटर है, कैथेटर के अंदर ये शंट है, तो हम पोजीशन पर जाके क्या करते हैं, इस कैथेटर के जो बैलून को इन्फ्लांट करते हैं। जब बैलून इन्फ्लांट होगा तो वहां पे स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे स्पेस इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में हम वहां पर इस शंट को वहां पर स्टे करवा देते हैं और शंट है वो अपनी पोजीशन में जाता है, जिससे जब इसको डीप्लांट करके रिमूव कर लेते हैं तो शंट है वो उस वाल का जो डायमीटर है उसको मेंटेन रखता है, तो वहां से ब्लड फ्लो प्रॉपर होता रहता है और उनकी सप्लाई है वो ब्लड के थ्रू होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट वन है लेजर। लेजर रीवस्कुलराइजेशन। लेजर रीवस्कुलराइजेशन का मतलब होता है कि लेजर टेक्निक से जो कंपोजिशन हो चुका है उसको हम तोड़ते हैं। लेजर रेज से हम उस प्लग को तोड़ देते हैं, जिससे पेशेंट की कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था लेजर। अब नेक्स्ट वन हम जो मेन जो होता है सर्जिकल प्रोसीजर उसकी बात करें तो वो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसको CABG बोलते हैं। कहते हैं ना कि बाईपास सर्जरी हुई है, तो वो ये है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG। इसके अंदर क्या करते हैं कि पेशेंट्स को जैसे कोरोनरी आर्टरी है उसकी किसी ब्रांच के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो उस कोरोनरी आर्टरी को या उसकी ब्रांच को जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आई है उसको ग्राफ्ट कर देते हैं। जैसे बॉडी के जो एल्स पार्ट है, जैसे रेडियल पार्ट्स हो गया या अल्नर पार्ट हो गया, काफ मसल्स हो गई, काफ के अंदर से वेन ले लेते हैं, थोरेसिस कैविटी के अंदर वेन जो होती है वो ले लेते हैं, रेडियल से वेन लेकर या आर्टरी लेकर हम उस कोरोनरी आर्टरी की जगह या उस कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच की जगह जो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई थी वहां पे ग्राफ्ट कर दी जाती है और उसको हम बोलेंगे आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। मतलब बाईपास उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है तो पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है वो दो टाइप की होती है। एक तो होता है ऑफ पंप बाईपास कोरोनरी आर्टरी सर्जरी और एक होता है मिनिमली इन्वेजिव बाईपास सर्जरी। जो फर्स्ट वन है ऑफ पंप बाईपास, ये क्या है, एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी होती है, इसके अंदर हम एक CPB मशीन होती है, इसका यूज करते हैं। जो CPB जो मशीन है उसका क्या फुल फॉर्म क्या रहेगी, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन जो क्या करती है कि हम जो हार्ट का जो ब्लड होता है उसको इस मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, हार्ट है वो ब्लड को फिल्टर करना पंप करना बंद कर देगा और ये मशीन है वो ब्लड को पंप करेगी लंग्स के अंदर और बॉडी के अंदर, जिससे क्या है कि ब्लड का कनेक्शन हार्ट से बंद हो जाएगा तो हार्ट है वो रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और हम सर्जरी परफॉर्म कर देंगे। और ये मशीन क्या है, ब्लड को पंप करेगी लंग्स के अंदर, पल्मोनरी के अंदर, जिससे लंग्स के थ्रू फिल्टर होकर वो बॉडी के अंदर वापस मशीन में आ जाएगा और ये मशीन है वापस बॉडी के अंदर ये ब्लड को पंप कर देगी। तो ये CPB मशीन है, उसका यूज कर हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। मतलब हार्ट को रेस्टिंग कंडीशन में लाकर इस मशीन से जोड़ देते हैं और हार्ट को हम जो ग्राफ्टिंग है वो हम कर देते हैं। सेकंड होता है मिनिमल इन्वेसिव बाईपास सर्जरी, जिसके अंदर जो CPB मशीन है उसका हम यूज नहीं करते। एक ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है, इसके अंदर इन्वेसिव भी कम होता है। तो हार्ट जब अनरेस्टिंग कंडीशन में होता है, चल रहा होता है, उस कंडीशन में हम जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मिनिमल इन्वेसिव बाईपास सर्जरी। अब नेक्स्ट हम बात करें तो क्या होगा सर्जिकल मैनेजमेंट में। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमें प्री नर्सिंग मैनेजमेंट, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट और जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है वो भी हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर डायग्नोसिस की, तो सिंपली मैं आपको डायग्नोसिस बता देता हूँ कौन कौन से डायग्नोसिस बनेंगे। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डायग्नोसिस बनेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट वन डायग्नोसिस बनेगा वो क्या बनेगा, एक्टिव पेन रिलेटेड टू डिक्रीज मायोकार्डियम ब्लड फ्लो। मतलब पेशेंट को पेन अकर होगा, पेन अकर रिलेटेड टू डिक्रीज मायोकार्डियम ब्लड फ्लो। मतलब
मायोकार्डियम को ब्लड फ्लो कम जा रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को ऑटोइम्यून इस्चीमिया हो रहा है, तो पेशेंट को पेन होगा। तो पेन का हम फर्स्ट डायग्नोसिस बनाएंगे। इसके अंदर हमारा गोल क्या रहेगा, पेशेंट को पेन है वो रिड्यूस करना है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को मॉर्फिन ड्रग्स देंगे, पेशेंट की जो पोजीशन है वो हम चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर सेकंड डायग्नोसिस की बात करें तो वो बनेगा इनअफेक्टिव कार्डियोपल्मोनरी एंड पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। इनअफेक्टिव कार्डियोपल्मोनरी एंड पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड कोरोनरी ब्लड फ्लो। जब कोरोनरी को ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा, जो प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाएगा, और जो पेरिफेरल पार्ट है वहाँ पर भी ब्लड है नहीं जा पाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्मोनरी और पेरिफेरल टिश्यू का परफ्यूजन हो सकता है। तो हम सेकेंड डायग्नोसिस ये बनाकर इसको ठीक करेंगे। इसको ठीक करने के लिए हम पेशेंट को O2 सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट को देंगे। जो थर्ड डायग्नोसिस है नर्सिंग डायग्नोसिस, वो क्या बनेगा, वो बनेगा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। पेशेंट की जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो कार्डियक है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड या O2 सप्लाई नहीं हो रही है, इस वजह से वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। जब फंक्शनिंग नहीं करेगा तो वो प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में हम जो डायग्नोसिस बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा IV फ्लूइड थेरेपी देंगे। फ्लूइड है उसको ज़्यादा देंगे ताकि जो वॉल्यूम है फ्लूइड की वो बॉडी में बढ़े और कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होए। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, तो वो होगा इम्पेयर गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या है, जो गैसेज है वो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को प्रॉपर गैस एक्सचेंज करवाने के लिए हम क्या है, जो उसकी जो ब्रीथिंग होती है उसको इम्प्रूव करेंगे। जो एक्टिव और पैसिव ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो हम उसको बताएंगे। पेशेंट को O2 थेरेपी है वो O2 थेरेपी जो है वो उसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा हम जो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो रहा है उस पर डायग्नोसिस बना सकते हैं। पेशेंट को एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है इसके बारे में, उसको एजुकेट कर सकते हैं। पेशेंट्स को फियर और एंजाइटी है तो हम इस कंडीशन में पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। तो ये हमारी डिजीज के बारे में हमने बात की, मायोकार्डियल इंफार्क्ट के बारे में 2 पार्ट्स में इस क्लास को हमने पूरा किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, सो आप अच्छे से इस क्लास को स्टडी करेगा। थैंक यू।